नमस्ते। आज हम हिस्ट्री के एक ऐसे चैप्टर में डाइव करने वाले हैं जो सच कहूं तो सिर्फ एक चैप्टर नहीं बल्कि हमारी आज की दुनिया की फाउंडेशन स्टोरी है। बिल्कुल, इसे कोई बोरिंग हिस्ट्री लेसन मत समझना। ये तो एक डिटेक्टिव स्टोरी जैसी है जिसमें हम क्लूज जोड़कर पता लगाएंगे कि आखिर ये ग्लोबल वर्ल्ड बना कैसे। अच्छा, जरा सोचिए, आपके हाथ में जो फोन है, प्लेट में जो टेस्टी नूडल्स हैं या जो टी शर्ट आपने पहनी है, कभी सोचा है ये सब चीजें दुनिया के अलग अलग कोनों से आप तक पहुंची कैसे? बस इसी कनेक्शन को तो कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। और इसकी कहानी दोस्तों कोई आजकल की नहीं, सदियों पुरानी है। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम एक टाइम मशीन में बैठेंगे। रेडी? सबसे पहले चलेंगे प्री मॉडर्न वर्ल्ड में, फिर जंप करेंगे 19th सेंचुरी में, देखेंगे इंटर वॉर ईयर्स का केओस और फाइनली पोस्ट वॉर एरा में आकर समझेंगे कि सब कुछ आखिर ठीक कैसे हुआ। चलिए शुरू करते हैं हमारा सब। तो सबसे पहला स्टॉप, प्री मॉडर्न वर्ल्ड। देखिए, एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि ग्लोबलाइजेशन मतलब इंटरनेट, मतलब पिछले 50 साल। नहीं, सच तो ये है कि दुनिया को जोड़ने वाले धागे, ये कनेक्शंस बहुत बहुत पुराने हैं। और इसका सबसे बड़ा सबूत है ये सिल्क रूट्स। इन्हें ना सिर्फ रास्ते मत समझिए, ये उस जमाने के ग्लोबल हाईवेज थे। इन्हीं रास्तों से सिर्फ चाइना का रेशम यूरोप नहीं गया, बल्कि इंडिया से मसाले, आइडियाज और यहाँ तक कि बुद्धिज्म जैसा पूरा का पूरा धर्म भी दुनिया भर में फैला। अमेजिंग है। अब आते हैं एक मजेदार चीज पर, खाना। पता है, जो आलू, टमाटर, मिर्च आज हमारी सब्जी का हिस्सा हैं, वो 500 साल पहले इंडिया में थे ही नहीं। ये सब ट्रैवलर्स के साथ अमेरिका से आए। और एक थियरी तो ये भी कहती है कि नूडल्स चाइना से ट्रैवल करते करते इटली पहुंचे और वहां बन गए स्पगेटी। सोच के देखिए, फूड का ये सफर ग्लोबलाइजेशन का कितना परफेक्ट एग्जाम्पल है। खासकर यूरोप में आलू के आने से वहां के गरीब लोगों की लाइफ बदल गई, उन्हें पेट भर खाना मिलने लगा। लेकिन हर चीज का एक दूसरा पहलू भी होता है। इस आलू पे डिपेंडेंसी इतनी बढ़ गई कि जब 1840s में आयरलैंड में आलू की फसल एक बीमारी से बर्बाद हो गई, तो लाखों लोग लिटरली भूख से मर गए। ये हमें सिखाता है कि ग्लोबल कनेक्शंस के अपने खतरे भी हैं। एक छोटी सी फसल और पूरे देश की किस्मत बदल गई। और इस ग्लोबल एक्सचेंज का एक डार्क साइड भी था। जब यूरोपियंस अमेरिका पहुंचे तो उनके पास सिर्फ बंदूकें नहीं थी, उनके पास एक सीक्रेट वेपन था। पता है क्या? जॉर्म्स। हाँ, स्मॉल पॉक्स जैसी बीमारियां। क्योंकि अमेरिका के लोगों ने ये बीमारियां पहले कभी देखी नहीं थी, उनके पास कोई इम्यूनिटी नहीं थी, और इन जर्म्स ने वहां इतनी तबाही मचाई कि इसने कॉलोनाइजेशन का रास्ता बिल्कुल साफ कर दिया। चलिए, अब टाइम मशीन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और आते हैं 19th सेंचुरी में। इस दौर में चीजें सडनली बहुत फास्ट हो गईं। दुनिया के जुड़ने की स्पीड इतनी तेजी से बढ़ी कि दुनिया जैसे छोटी हो गई। लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट भी था। ये दुनिया और ज्यादा अनइक्वल यानी असमान भी हो गई। इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि इस दौर को समझने के लिए बस 3 चीजों के फ्लो यानी बहाव को समझना है। बहुत सिंपल है, याद रखिएगा। पहला, फ्लो ऑफ ट्रेड यानी सामान का फ्लो। दूसरा, फ्लो ऑफ लेबर यानी लोगों का फ्लो जो काम के लिए माइग्रेट कर रहे थे। और तीसरा, फ्लो ऑफ कैपिटल यानी पैसे या इन्वेस्टमेंट का फ्लो। बस यही 3 फ्लोज ने पूरी दुनिया का नक्शा बदल दिया। 90%, 90%। जरा सोचिए, ये नंबर क्या हो सकता है? ये है अफ्रीका के उन कैटल्स यानी मवेशियों का नंबर जो 1890s में एक ही बीमारी से मारे गए। एक बीमारी जिसका नाम था रिंडरपेस्ट, जिसे कैटल प्लेग भी कहते हैं। और इस एक बीमारी ने पूरे अफ्रीका का फ्यूचर बदल दिया। कैसे? देखिए, लोगों की लाइवलीहुड, उनकी रोजी रोटी उनके पशुओं पे डिपेंड करती थी। जब पशु ही मर गए तो उनके पास मजदूरी करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। और इस मजबूरी का फायदा किसने उठाया? यूरोपियन कॉलोनियल पावर्स ने, जिन्होंने इस सिचुएशन को यूज करके पूरे कॉन्टिनेंट पर अपना कंट्रोल जमा लिया। इसी दौर की एक और कड़वी सच्चाई थी इंडेंचर्ड लेबर। जरा इस तस्वीर को देखिए, ये सब हिंदुस्तानी मजदूर हैं। पहचान के लिए उनके नाम नहीं, उन्हें नंबर्स दिए गए थे। सोच सकते हैं, इनके लिए वो इंसान नहीं, सिर्फ एक नंबर थे। इसीलिए तो इसे अ न्यू सिस्टम ऑफ स्लेवरी यानी गुलामी का एक नया सिस्टम कहा गया। तो आखिर ये इंडेंचर्ड लेबर क्या था? दोस्तों, इस टर्म को मार्क कर लीजिए, एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। बेसिकली ये कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम था। एक तरह के बंधुआ मजदूर जिन्हें झूठे वादे करके आमतौर पर 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर प्लांटेशंस या माइंस में काम करने के लिए दूसरे देशों में ले जाया जाता था।
19th सेंचुरी में जो इतनी तेजी से डेवलपमेंट हुई, 20th सेंचुरी आते आते उस पर एकदम से ब्रेक लग गया। क्यों? क्योंकि इस सेंचुरी की शुरुआत हुई एक बड़े क्राइसिस के साथ। एक नहीं बल्कि दो वर्ल्ड वॉर्स और एक ऐसी इकोनॉमिक डिप्रेशन जिसने पूरी ग्लोबल इकोनॉमी की कमर ही तोड़ दी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो 1914 से 1918 तक चला, वो पहला मॉडर्न इंडस्ट्रियल वॉर था। मतलब यहाँ पहली बार इतने बड़े स्केल पर मशीन गन्स, टैंक्स, एयरक्राफ्ट्स का इस्तेमाल हुआ। ये तलवारों की नहीं, फैक्ट्रीज में बने हथियारों की जंग थी। और इसने ना सिर्फ लाखों जानें ली, बल्कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिलाकर रख दिया। और जब दुनिया इस जंग से संभाल ही रही थी, तब 1929 में एक और तूफान आ गया, द ग्रेट डिप्रेशन। अब आप सोचेंगे ये हुआ कैसे? देखिए, ये एक चेन रिएक्शन था। सबसे पहले खेती में प्रोडक्शन जरूरत से ज्यादा हो गया, तो दाम गिर गए। फिर अमेरिका, जो सबको लोन दे रहा था, उसने अपने पैसे वापस मांगने शुरू कर दिए। इससे क्या हुआ? पूरी दुनिया में चीजों के दाम क्रैश हो गए और बड़े बड़े बैंक्स डूब गए। और इस ग्लोबल क्राइसिस का असर हमेशा की तरह सबसे ज्यादा आम आदमी पर पड़ा। लोग बेरोजगार हो गए, सड़कों पर आ गए, और इसकी आंच इंडिया तक भी पहुंची। यहां सबसे बुरा हाल हुआ किसानों का। क्यों? क्योंकि खेती के सामान के दाम इतने गिर गए कि वो अपना कर्जा तक नहीं चुका पाए। तो अब हम इस कहानी के आखिरी चैप्टर पर हैं। इतनी तबाही देखने के बाद दुनिया ने एक बहुत बड़ा सबक सीखा। सबक ये था कि अगर आगे बढ़ना है तो एक स्टेबल ग्लोबल इकोनॉमी बनाना बहुत जरूरी है। और इसी कोशिश को हम कहते हैं पोस्ट वॉर एरा। और इसी कोशिश का नतीजा था 1944 में हुई ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। यहाँ दो जुड़वा इंस्टीट्यूशंस का जन्म हुआ, IMF और वर्ल्ड बैंक। इन्हें समझने का एक सिंपल तरीका है। सोचिए, वर्ल्ड बैंक एक डॉक्टर जैसा था जिसका काम था जंग से बर्बाद हुए देशों को ठीक होने के लिए पैसे देना, और IMF एक फाइनेंशियल मॉनिटर जैसा था जो ये ध्यान रखता था कि सब देशों की इकोनॉमी ठीक से चले और आगे से ऐसी कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये थी हमारी पूरी कहानी कि कैसे एक ग्लोबल वर्ल्ड बना। इंटरेस्टिंग थी ना? अब चलिए फटाफट एक 5 मिनट का रिवीजन करते हैं, ताकि सारे की फैक्ट्स आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाएं और एग्जाम में फुल मार्क्स पक्के हो जाएं। इस टाइमलाइन को एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए। कहानी शुरू हुई एंशिएंट सिल्क रूट से, फिर आया 19th सेंचुरी का माइग्रेशन, उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, फिर ग्रेट डिप्रेशन, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और आखिर में सब ठीक करने के लिए बना ब्रेटन वुड्स सिस्टम। सिंपल। अच्छा, अब मैं आपको वो कॉमन मिस्टेक्स बताता हूँ जो स्टूडेंट्स अक्सर इस चैप्टर में करते हैं, ताकि आप ना करें। नंबर 1, ये सोचना कि ग्लोबलाइजेशन एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। गलत। नंबर 2, वर्ल्ड वॉर 1 और ग्रेट डिप्रेशन की डेट्स को मिक्स कर देना। और नंबर 3, वर्ल्ड वॉर्स के इकोनॉमिक इम्पैक्ट को हल्के में लेना। ये बहुत बड़ी गलती है। और ये रहा एक बोनस टिप। अगर एग्जाम में 5 मार्क का लंबा क्वेश्चन आ जाए तो ये फॉर्मूला यूज करना। पहले एक सॉलिड इंट्रोडक्शन, फिर कम से कम 3 से 4 पॉइंट्स NCERT के एग्जाम्पल्स के साथ, और लास्ट में एक छोटा सा कंक्लूजन। ट्रस्ट मी, इससे पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो इस पूरे चैप्टर का सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? यही कि हिस्ट्री हमें बताती है कि हम सब, पूरी दुनिया, एक दूसरे से कितने डीपली कनेक्टेड है। हमारी कहानियां जुड़ी हुई हैं। तो अब एक सवाल आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं। सोचिए, फ्यूचर का ग्लोबलाइजेशन पास्ट के ग्लोबलाइजेशन से कैसे अलग होगा? इस पर जरूर सोचना। ऑल द बेस्ट एंड कीप एक्सप्लोरिंग।